नर्वस सिस्टम में आपका सबसे पहला पार्ट आ जाता है आपका ब्रेन, आपका दिमाग आ जाता है। और ब्रेन के साथ साथ आपका और क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है और आपके आ जाते हैं नर्व्स। ये न्यूरॉन्स कुछ 3 तरीके के होते हैं, आपके दिख रहे हैं आपको। सबसे पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन एंड तीसरा होता है इंटर न्यूरॉन। लेट मी टेल यू, ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ब्रेन से क्वेश्चन हर साल आता है, इस बार भी आपके सीनियर्स के एग्जाम में ब्रेन से क्वेश्चन पूछा गया था। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है आपका मिड ब्रेन, ठीक है, एक होता है आपका मिड ब्रेन और एक होता है आपका हाइंड ब्रेन। हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपका आगाज हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के वन शॉट का। ऑलरेडी आपके इसी चैनल पे लाइव प्रोसेस का वन शॉट आ चुका है, जिसको अगर किसी ने नहीं देखा है तो चेकआउट कर सकता है। क्योंकि उसी एक वन शॉट से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। सिमिलरली इसी चैप्टर को आज हम ऐसे ही वन शॉट के साथ रिवाइज करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप लोग जरूर करना कि स्टार्ट से लेकर एंड तक आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लो इस वन शॉट के साथ। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन। कांग्या भाई, पेन कांग्या, पेन पेन, हे रहा पेन। चलो लेट्स स्टार्ट विद द प्यारा सा मोटिवेशनल कोट, पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट। भाई सही है, पढ़ना तुमने खुद पड़ेगा, हम तो सिर्फ धक्का मार सकते हैं, धक्का मार देते हैं, बट फिर भी तुम लोग पढ़ते लिखते तो हो नहीं, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वन शॉट। तो व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है और क्या होता है इसमें? तो देखो भाई, हम जो चीज सोच रहे हैं, जैसे हमारा ब्रेन क्या है, सोच रहा है कि हमें ये काम करना है। तो जैसे कि सामने से कुत्ता दौड़ करके आ रहा है, आपको काटने आ रहा है, तो आपने सोचा कि कुत्ता दौड़ करके आ रहा है, आपको काट ना ले, तो आप वहां से भाग गए। तो आपने सोचा और आपकी मसल्स ने पैरों की रिस्पॉन्ड कर दिया, आप तुरंत वहां से भाग गए दबे पांव, है ना, और दुम उठा करके भग लिए वहां से कि क्योंकि कुत्ता काट लेगा हमको। सिमिलरली दिस इज व्हाट हैपेंस इन आवर बॉडी। इसी को ही हम कहते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना। जो चीज हम सोच रहे हैं, हमारा बॉडी उसी अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर रहा है, और उसमें हमारे बॉडी के 2 सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज द नर्वस सिस्टम एंड हमारा केमिकल कंट्रोल या केमिकल सिस्टम, जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम में आपका सबसे पहला पार्ट आ जाता है आपका ब्रेन, आपका दिमाग आ जाता है, और ब्रेन के साथ साथ आपका और क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, और आपके आ जाते हैं नर्व्स। जो भी आपने थिंकिंग विंकिंग की, जो भी दिमाग अपना लगाया, उसका वो किसका काम होता है, आपके ब्रेन का काम होता है। कोई भी एक्शन जो आप तुरंत परफॉर्म करो, जिसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपका स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और उस इंफॉर्मेशन को जो हमारा ब्रेन सोच रहा है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, उसको ब्रेन तक या ब्रेन से इंफॉर्मेशन हमारे मसल्स या फिर ग्लैंड्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारी नर्व्स करती हैं। ये भाई क्या है पता है, नर्व्स एक ऐसी वायर्स हैं जो हमारे दिमाग से और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही होती हैं, निकल रही होती हैं। ये तीनों सिस्टम मिल करके हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अब जो भी इंफॉर्मेशन आपके सराउंडिंग में है, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। जो भी चेंजेस आपकी इन्वायरमेंट में आसपास के हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। इस स्टिमुलस को सबसे पहले डिटेक्ट कौन करता है, पहचानता कौन है, और वो करते हैं आपके बॉडी के रिसेप्टर्स, जिनको हम सेंस ऑर्गन्स भी बोलते हैं। हमने बचपन में सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है। कौन से 5 सेंस ऑर्गन्स थे? आंखें, नाक, मुंह, स्किन हमारी, कान हमारे, ये सब क्या होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इन्हीं में ही ये रिसेप्टर्स नामक सेल प्रेजेंट होते हैं। जो भी आपके इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करने का काम करते हैं आपके रिसेप्टर्स। सबसे पहला रिसेप्टर होता है आपका फोनो रिसेप्टर्स। फोन से कॉल करते हो, किसकी जरूरत पड़ती है, ईयर्स की जरूरत पड़ती है। तो आपके हियरिंग को सुनने का काम, हियरिंग के स्टिमुलस को सुनने का काम आपके फोनो रिसेप्टर्स करते हैं,
ठीक है। फोटो रिसेप्टर्स, फोटो खींच रहे हो, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, ठीक है। कौन फोटो, आंखें देखते हैं ना, फोटो खींचते हैं उस टाइम पे, तो हमारी आईज में प्रेजेंट होते हैं आपके फोटो रिसेप्टर्स, जो कि आपके विजुअल्स के लिए, विजुअल स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई भी चीज आप जो देख रहे होते हो उसको डिटेक्ट करने का काम आपके फोटो रिसेप्टर्स करते हैं। थर्मोरिसेप्टर्स, जब जोर से चाटा पड़ता है तो गाल लाल हो जाता है, तो गालों के अंदर, हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं थर्मोरिसेप्टर्स, जो हीट के स्टिमुलस को, हीट की चीजों को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो वो स्मेल का काम कौन करते हैं? आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो आपके नोज में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या डिटेक्ट करते हैं? स्मेल के स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। मम्मी बड़ा अच्छा सा खाना बना करके आई हैं, जिसको खा करके हम बोलते हैं आहा मम्मी मजा आ गया, क्या मस्त खाना बनाया है, तो वो खाना टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम कौन करते हैं? आपके गस्टेटरी रिसेप्टर्स। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन योर टंग। तो ये रिसेप्टर्स आपके सबसे पहले आपके स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, और यही रिसेप्टर्स आपके कनेक्टेड होते हैं फिर आपके नर्व्स के साथ, जो कि आपकी कुछ इस तरीके की दिख रही होती है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपकी स्टिमुलस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट थी, वो सबसे पहले रिसेप्टर पे आई, रिसेप्टर से ये इंफॉर्मेशन गई आपके नर्व्स के पास। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, रिसेप्टर्स के ऊपर 1 मार्कर का या असर्शन रीजन का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अब ये जो नर्व सेल्स होती हैं, इनके ये सारे 4 पार्ट्स होते हैं। एक बार डायग्राम बना करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से स्टार शेप्ड आपका नर्व सेल होती हैं। ठीक है, अब इसको लेबल कर लिया जाता है जरा किसी और पेनवा से, है ना। तो ये होती हैं आपकी डेंड्राइट्स। जो भी इंफॉर्मेशन आपके रिसेप्टर्स पे आई, वो सबसे पहले डेंड्राइट्स पे आती है। डेंड्राइट्स के बाद ये इंफॉर्मेशन जाती है आपके ये बीच वाले पोर्शन पे, जिसको हम कहते हैं सेल बॉडी। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन जाती है आपके ये बीच वाले प्रोसेस पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन की सराउंडिंग में जो ये दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। शीथ का काम क्या होता है? किसी भी चीज से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो आपकी जो नर्व इंपल्सेस है, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी नर्व्स ट्रांसफर कर रही है, वो इंफॉर्मेशन इधर उधर ना भाग जाए, उसका ध्यान रखने का काम ये माइलिन शीथ करती है। और लास्ट में ये होती हैं आपकी एक्सॉन की एंडिंग, या जिसको हम एक्सॉन का टर्मिनल भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने अभी एक वर्ड का नाम लिया, दैट इज द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या फिर नर्व इंपल्सेस। जो भी इंफॉर्मेशन आपके रिसेप्टर्स पे आती है और रिसेप्टर्स से नर्व पे जाती है, वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जाती है। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्मेट में ही आपकी पूरी इंफॉर्मेशन ब्रेन से आपके मसल्स तक, या फिर आपके रिसेप्टर्स से ब्रेन तक जाती है। किसके फॉर्मेट में? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्मेट में। और ये ट्रांसफर करते हैं कौन? आपके न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स कुछ 3 तरीके के होते हैं, आपके दिख रहे हैं आपको। सबसे पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन, एंड तीसरा होता है इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं, सेंसरी से सेंस ऑर्गन, तो जो भी रिसेप्टर्स पे आपकी इंफॉर्मेशन आई या सेंस ऑर्गन्स पे इंफॉर्मेशन आई, उस इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन लेकर के आपके ब्रेन तक पहुंचाती है। तो जब आपकी इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक जाती है, वो कौन लेकर के जाता है? सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन इसका जस्ट अपोजिट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन ने सोची, उस इंफॉर्मेशन को हमारे मसल्स तक या डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर के आने का काम करती है कौन? हमारी मोटर न्यूरॉन्स। और सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करने का काम करती हैं आपकी इंटर न्यूरॉन, ठीक है। चलो भैया, ये तो हो गया। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो नर्व इंपल्सेस या फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्मेट में ट्रांसफर होती हैं, तो वो कौन सा पाथवे इस्तेमाल करती हैं? अभी बताया था कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपकी डेंड्राइट्स पे आएगी। डेंड्राइट से ये इंफॉर्मेशन जाती है सेल बॉडी पे, सेल बॉडी से ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है एक्सॉन के पास इन द फॉर्म ऑफ
इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, इन द फॉर्म ऑफ किसके, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एक्सॉन के बाद नर्व की एंडिंग पे, या जिसको हम एक्सॉन की एंडिंग भी बोलते हैं, वहां जाती है। और एक्सॉन एंडिंग के बाद यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। कहां पे, आपके साइनैप्स के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट होती है, जो आपका मैंने एक्सॉन एंडिंग है, ये रही आपकी एक्सॉन की एंडिंग, ठीक है। ये एक्सॉन की एंडिंग में ना छोटे छोटे से वेसिकल्स, बॉल जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ केमिकल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, केमिकल्स, जिनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या बोलते हैं इनको हम, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं आपकी, जो आपके एक्सॉन एंडिंग पे आती हैं, एक्सॉन एंडिंग के आने के बाद जब वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इन वेसिकल्स के साथ कांटेक्ट में आती हैं, तो ये वेसिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उसी इंफॉर्मेशन को आपके केमिकल इंपल्स में चेंज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब यहाँ पे ये जो गैप होती है, यहाँ पे ये जो गैप प्रेजेंट है, इस गैप को कहते हैं साइनैप्स। और ये साइनैप्स के बाद आपकी नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट्स प्रेजेंट होती हैं, नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट्स प्रेजेंट होती हैं आपकी। तो आपकी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्मेट में एक्सॉन एंडिंग पे आई। एक्सॉन एंडिंग पे ये वेसिकल्स ने, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, यही न्यूरोट्रांसमीटर्स इसी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को केमिकल सिग्नल में चेंज कर देते हैं। ये केमिकल सिग्नल, ये साइनैप्स गैप के थ्रू ट्रांसफर होकर के आपके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे आती हैं और वापस से ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रिकल केमिकल, इलेक्ट्रिकल केमिकल, इलेक्ट्रिकल केमिकल, इस तरीके से आपकी पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। साइनैप्स और न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे सिग्नल्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को केमिकल इंपल्सेस में चेंज करते हैं। और साइनैप्स जो होता है, दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन होता है, गैप होता है, ठीक है। दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है, गैप होता है, उसको हम साइनैप्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन पूरी आपकी ट्रांसफर होकर के आपके मसल्स तक आई। तो जहां पे आपकी एंडिंग वाली न्यूरॉन होती है, जो एंड वाली न्यूरॉन होती है, जैसे कि ये वाली न्यूरॉन, ये आपके मसल से जिस जगह से कनेक्टेड होती है, एंड वाली न्यूरॉन जिस जगह पे अपनी मसल से कनेक्टेड होती है, उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जहां पे आपकी एंड वाली न्यूरॉन, जो एक्सॉन की एंडिंग होती है, सबसे आखिरी वाली न्यूरॉन आपके मसल से कनेक्टेड होती है, उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, मस्कुलर मतलब मसल, तो जहां एक दूसरे से वो मिल रही है उसको हम कहेंगे जंक्शन, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि कभी कभी कुछ बहुत ऐसे एक्शंस होते हैं जिसमें दिमाग की जरूरत नहीं होती है, स्पाइनल कॉर्ड की जरूरत होती है। उनमें हमें बहुत ही तुरंत रिस्पॉन्स करना होता है, बिना सोचे समझे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके गरम कप की, आपने गरम कप छुआ, तो गरम कप से आप क्या कर सकते हो, जल सकते हो, आपने तुरंत अगर हाथ नहीं हटाया तो। इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इनको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसे एक्शंस which do not require any kind of thinking and needs to be occur very rapidly, that response is known as reflex action। ये कैसी एक्शंस होते हैं, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, मतलब इनके लिए हमें कोई भी दिमाग की जरूरत नहीं होती है और इनको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। ये रैपिड एक्शन होते हैं और अचानक से होने वाले एक्शंस होते हैं। जैसे कि आपने एक गरम कप को छुआ, गरम कप छूते ही आपको एकदम से गर्म लगा और आपने तुरंत पीछे हाथ कर लिया। इसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। और जो पाथवे आप इस रिफ्लेक्स एक्शन के लिए यूज करते हो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जैसे स्कूल जाने के लिए जो रास्ता आप अपनाते हो, उसी तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए हमारी बॉडी जो पाथवे अपनाती है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क,
ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क का यहाँ पे एक बना देती हूँ इधर पे। रिफ्लेक्स आर्क पे सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे आती है, आपके रिसेप्टर्स पे आती है। रिसेप्टर्स से ये इंफॉर्मेशन जाती है आपकी सेंसरी न्यूरॉन तक, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन के बाद ये इंफॉर्मेशन जाती है आपके स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये इंफॉर्मेशन आपकी जाती है मोटर न्यूरॉन तक, और मोटर न्यूरॉन से ये इंफॉर्मेशन फिर आपके एफेक्टर ऑर्गन तक जाती है। एफेक्टर ऑर्गन का मतलब होता है जिस ऑर्गन, जो ऑर्गन आपका या जो मसल ग्लैंड आपका ये रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। जैसे कि हाथ है, हाथ से आपने कैंडल, जलती हुई कैंडल को छुआ या जलती हुई गैस को छुआ, तो हाथ आपका एफेक्टर ऑर्गन हो गया, यहां तक आपकी इंफॉर्मेशन आएगी और तुरंत आप अपना हाथ हटा लोगे। ये विद इन अ सेकेंड रिस्पॉन्स होता है, इसके लिए जरूरत नहीं होती दिमाग की, इसीलिए यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये हो गया आपका नर्वस सिस्टम खत्म। नहीं, खत्म नहीं हुआ। नर्वस सिस्टम में आपका न्यूरॉन वाला पार्ट खत्म हो गया, रिफ्लेक्स वाला हो गया। अब यहाँ पे आपकी ब्रेन की बात आती है। लेट मी टेल यू, ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ब्रेन से क्वेश्चन हर साल आता है, इस बार भी आपके सीनियर्स के एग्जाम में ब्रेन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं आपके, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है आपका मिड ब्रेन, ठीक है, एक होता है आपका मिड ब्रेन और एक होता है आपका हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका सेरिब्रम, दूसरा पार्ट होता है थैलेमस, और इसी का तीसरा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का कोई भी पार्ट नहीं होता है। हाइंड ब्रेन के अगेन 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है और पॉन्स होता है। ये तीनों क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं अभी बताती हूँ। अगर मैं बात करूं आपके सेरिब्रम की, तो सेरिब्रम जो होता है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है आपके ब्रेन का, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी मेमोरी के लिए। आप जो भी चीज याद कर रहे हो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी आप चीज सोच रहे हो, और जितनी इंटेलिजेंस आपके अंदर है उसके लिए आपका सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद थैलेमस जो होता है आपका, उसका काम होता है आपके मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स को मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स को रेगुलेट करना। जो आपने मोटर और सेंसरी न्यूरॉन पढ़ी उसको रेगुलेट करने का काम आपका थैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस जो होता है ये आपके मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये बात आपको याद रखनी है कि यहीं से ही आपका नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम साथ में काम करते हैं। देख रहे हो, हार्मोन आपका नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन वाला पार्ट है आपका, वही आपके हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। हाइपोथैलेमस आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है? बॉडी के टेम्परेचर को, और साथ साथ में ये आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। इमोशंस को, बिहेवियर को, सेक्सुअल बिहेवियर को, सबको कंट्रोल करने का काम आपका हाइपोथैलेमस करता है। मिड ब्रेन के पार्ट्स नहीं होते हैं और मिड ब्रेन का फंक्शन भी नहीं पूछा जाता है। हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज द सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है ये आपका वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शंस मतलब जो आपके कंट्रोल में हैं, जैसे कि आपके बॉडी के पोस्चर को, आप चल फिर कैसे रहे हो, आपकी बैलेंसिंग को, आपकी वॉकिंग को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आते हैं हम आपके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो होता है वहीं से ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड अराइज होती है, और ये आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है ऐसे एक्शंस जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। इसीलिए अगर किसी के मेड्यूला पे इंजरी हुई तो उसकी वहीं मौत हो जाती है, वहीं पर ही वो निपट जाता है। क्यों? क्योंकि आपके इंटरनल ऑर्गन्स के रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है, जैसे कि आपके डाइजेशन को, रेस्पिरेशन को, दिल के धड़कने को, ये सब आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। इसका लास्ट पार्ट होता है पॉन्स, जो आपकी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है, कि मतलब आप सो किस टाइम पे रहे हो, जग किस टाइम पे रहे हो।
उसके बाद इस ब्रेन, भाई ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं जो इसको बचाती हैं। दैट इज द क्रेनियम, जो स्कल बॉक्स होता है आपका, दूसरा होता है मेनिंजेस। ये 3 लेयर्स होती हैं जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। दैट इज द ड्यूरामीटर, आर्कनॉइड एंड पायामीटर। ये 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं। इन्हीं मेम्ब्रेन के मिडिल में आपका एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, शॉर्ट में सीएसएफ बोला जाता है। ये तीनों चीजें आपके ब्रेन को बचाती हैं किसी भी तरीके के शॉक से। अगर किसी ने आपको मारा या कोई इंजरी हो गई, गलती से आप कहीं भिड़ गए जा करके, तो जोर से आपके ब्रेन को इंजरी ना हो, इस चीज से बचाने का काम आपका क्रेनियम, मेनिंजेस और सीएसएफ करता है। ये चीज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अब प्लांट्स के कोऑर्डिनेशन के ऊपर। अब भाई प्लांट्स के अंदर तो नर्वस सिस्टम होता नहीं है, तो प्लांट्स कैसे कोऑर्डिनेशन या फिर मूवमेंट परफॉर्म करता है आसपास के सराउंडिंग के रिस्पांस में, स्टिमुलस के रिस्पांस में। तो ये 2 तरीके के मूवमेंट करता है। पहला मूवमेंट करता है ये नास्टिक मूवमेंट, और दूसरा मूवमेंट करता है ये ट्रॉपिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट का मतलब होता है टच की वजह से जो मूवमेंट होता है, इसीलिए हम इसे थिग्मोनास्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिग्मोनास्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। जैसे कि छुई मुई का पौधा, आप छुई मुई के पौधे को छूते हो तो वो बिल्कुल बंद हो जाता है, टच की वजह से वो रिस्पॉन्स कर रहा है। इनमें जो रिस्पॉन्स आता है वो पानी का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने की वजह से आता है। पानी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ और उस प्लांट की लीव्स ने आपका मूवमेंट शो कर दी, और यहाँ पे किसी तरीके की ग्रोथ नहीं होती है, ये ग्रोथ मूवमेंट नहीं होती है, और ये डायरेक्शनल भी नहीं होती है, ये नॉन डायरेक्शनल होती है। मतलब जिस डायरेक्शन में आपने प्लांट को छुआ है, सिर्फ वो उसी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं शो करेगा, ऑल ओवर प्लांट आपका मूवमेंट शो करेगा। और यहाँ पे प्लांट की कोई ग्रोथ नहीं होती है, ना लेंथ में ना विड्थ में, किसी भी तरीके की ग्रोथ नहीं होती है, और टच की वजह से ये मूवमेंट होता है। जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट इसका जस्ट अपोजिट होता है। जिस डायरेक्शन में आपका स्टिमुलस आ रहा है, सपोज करो लाइट मेरी लेफ्ट साइड से आ रही है, तो मूवमेंट प्लांट का लेफ्ट साइड ही होगा आपका, और ये ग्रोथ मूवमेंट होता है। यहाँ पे प्लांट ग्रोथ शो करता है इन मूवमेंट्स में, ट्रॉपिक मूवमेंट्स में। ये 4 तरीके के आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। दैट इज द जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म जो होता है, ग्रेविटी की वजह से जब प्लांट मूवमेंट शो करता है, जैसे कि आपके रूट्स जो होते हैं वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो करते हैं। जिस जगह ग्रेविटी है, रूट्स उसी तरफ ग्रो कर रहे होते हैं। तो अगर जो प्लांट है आपका, जिस जगह से स्टिमुलस आ रहा है उसी जगह पे वो मूवमेंट शो कर रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव मूवमेंट कहते हैं, जैसे कि आपके रूट्स। लेकिन शूट्स की बात करें तो शूट्स अवे फ्रॉम द ग्रेविटी ग्रो करती है, तो वो आपका नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट शो कर रही है। स्टिमुलस आपका जहां से आएगा, मूवमेंट अगर उधर साइड पे ही होगी तो उसको पॉजिटिव मूवमेंट बोलेंगे। लेकिन स्टिमुलस जिस जगह से आ रहा है उसके अपोजिट में मूवमेंट होती है, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट आपकी सनलाइट की वजह से होती है, और यहाँ पे आपके मेनली हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स के, जो अभी मैं आपको बताऊंगी। हाइड्रोट्रॉपिज्म में पानी की वजह से मूवमेंट होती है, एंड कीमोट्रॉपिज्म में केमिकल्स की वजह से मूवमेंट होती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब आपका पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर स्टिक होता है, तब वो एक पॉलिन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है। क्यों, किस वजह से? केमिकल्स के रिलीज होने की वजह से। इस प्रोसेस को बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म, और ये एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो ये 4 मूवमेंट्स आपको पता होने चाहिए, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट आपको फोटोट्रॉपिज्म है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है आपका। अब ये फोटोट्रॉपिज्म करवाने का काम आपके प्लांट हार्मोन्स करते हैं, जिनको हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट्स के हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, एक ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, एक ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं, और दूसरे होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स जो ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, किसको रोक देते हैं? ग्रोथ को रोक देते हैं। ग्रोथ प्रमोटर्स आपके 3 होते हैं। पहला होता है
है ऑक्सिन आपका, ठीक है, दूसरा होता है जिबरलिन आपका, एंड तीसरा होता है आपका साइटोकाइनिन। क्या होता है? तीसरा होता है आपका साइटोकाइनिन। जबकि ग्रोथ इनहिबिटर्स जो होते हैं वो दो होते हैं, दैट इज द आपका एब्सिसिक एसिड जिसको हम ABA लिखते हैं शॉर्ट में, और दूसरा होता है इथाइलिन। ये आपका गैस होती है, क्या होती है? गैस होती है जिसकी फ्रूटी सी स्मेल होती है। तो देखो मैंने इसको ना टैबुलेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको इसको लर्न करने में बहुत ईजी रहेगा। ऑक्सिन जो होता है ना वो टिप ऑफ द शूट और रूट पे प्रेजेंट होता है, लेंथ को इंक्रीज करवाता है, प्लांट की सेल की एनलार्जमेंट करवाता है, डिफरेंशिएशन करवाता है, फ्रूट की ग्रोथ करवाता है। गिबरलिन जो होता है आपका वो आपके ऑक्सिन की प्रेजेंस में काम करता है। जब तक ऑक्सिन होगा तब तक आपका गिबरलिन काम करेगा और इसका सिमिलर फंक्शन होता है जो ऑक्सिन का फंक्शन होता है, ठीक है। साइटोकाइनिन्स जो होते हैं वो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। ये आपके सीड्स और फ्रूट्स के अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। सीड्स एंड फ्रूट्स के अंदर साइटोकाइनिन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। आपका एब्सिसिक एसिड जो होता है वो आपकी प्रमोटिंग द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीफ जो होती है सड़ करके गिरने लग जाती हैं, उसका काम करता है एब्सिसिक एसिड आपका। इवन सीड्स में डोरमेंसी बनाता है, मतलब जब भी आपके सीड्स को प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता ग्रो होने के लिए तो वो स्लीप में चला जाता है, तो ये स्लीप प्रमोट करने का काम एब्सिसिक एसिड करता है। जबकि इथाइलिन जो होता है वो फ्रूट को पकाने में, जब भी आप किसी मार्केट शॉप पे जाओगे जो सब्जी की दुकान होती है वहां पे एक फ्रूटी स्मेल आती है क्योंकि फ्रूट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है जो उनकी राइपनिंग के लिए उसको पकाने में मदद करता है। और फ्लावर और लीफ की सेनेसेंस मतलब उनकी डेथ को, सेनेसेंस का मतलब होता है डेथ को प्रमोट करने का काम करता है आपका इथाइलिन, ठीक है। अब बात करते हैं हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स होते क्या हैं आपके? स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी के अंदर दो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाते हैं। पहला सिस्टम होता है हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। दूसरा सिस्टम होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें क्या रिलीज होते हैं? हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के साथ मिल करके करते हैं। ये हार्मोन्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में डायरेक्टली रिलीज होते हैं या हमारे बॉडी के सरफेस पे रिलीज होते हैं, हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करते हैं ये हार्मोन्स। ये हार्मोन्स को सिक्रीट करने का काम करता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं? दैट इज द पाइनियल ग्लैंड। क्या सिक्रीट करता है? मेलेटोनिन, आपकी स्लीप को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये इतने सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, FSH, ADH, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ये सब आपके ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है आपका। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है जो आपके प्रोटीन, फैट और मिनरल्स का प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म वो करता है, कंट्रोल करता है। एड्रिनल ग्लैंड इंपॉर्टेंट है आपका, ये एड्रिनलिन सिक्रीट करता है जो आपको किसी भी डराने वाली या लड़ने वाली सिचुएशन में प्रिपेयर करता है। पेनक्रियाज आपका डुअल ग्लैंड होता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है जो आपके ब्लड की शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपने डाइजेशन में पढ़ा था, वो एंजाइम सिक्रीट कर रहा था, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ये होता है। इसके ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ चुका है। ओवरीज आपकी फीमेल्स में होती हैं जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन सिक्रीट करती हैं, ये फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करते हैं। जबकि टेस्टिस जो होती है ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं, मेल्स में ही होते हैं। और ये मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनके बियर्ड्स आने में, उनकी आवाज भारी हो जाती है, उनके शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, ये सब करवाने का काम आपके टेस्टोस्टेरोन करते हैं, ठीक है। हार्मोन का रेगुलेशन कैसे करते हैं? देखो भाई, हार्मोन के रेगुलेशन को हम कहेंगे फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। क्या बोलेंगे? फीडबैक मैकेनिज्म। यहां से आपका एक क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से सुनना। सपोज करो आपने जब खाना खाया तो आपके ब्लड के अंदर शुगर की जो लेवल होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज होने की वजह से आपके जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो आपके पेनक्रियास को जाकर के एक्टिवेट कर देते हैं। क्या करते हैं? एक्टिवेट कर
देते हैं कि अब तुम क्या करो, इंसुलिन बनाना शुरू कर दो। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कि अब तुम बनाना शुरू कर दो। जैसे ही इंसुलिन बनना शुरू होता है, ये शुगर लेवल क्या हो जाती है, धीरे धीरे करके डिक्रीज हो जाती है, और अगेन आपके पेनक्रियास को जाकर के इन्फॉर्म कर दिया जाता है। उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कि अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब तुम इंसुलिन बनाना बंद कर दो। यही होता है, इसी को ही हम कहते हैं हार्मोन रेगुलेशन। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हार्मोन्स जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं थ्रू द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो कैसे होते हैं मैंने आपको बता दिया। चलो तो भाई, ये रहा आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन, जो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड जाते जाते बस आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब भी मैं ऐसे अमेजिंग से सेशन लेकर के आऊंगी तो आपको टेलीग्राम चैनल पे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर इन केस आपको कंटेंट चाहिए, अभी रिसेंटली में ही मैंने फोटोसिंथेसिस और डाइजेस्टिव सिस्टम का शॉर्ट नोट अपलोड किया था अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे ही आपको हर बार टाइम टू टाइम ऐसे कंटेंट्स मिलते रहेंगे जो आप यूज कर सकते हैं अपने नोट्स बनाने में। तो मेक श्योर जरूर करना कि मैम को आप वहां पे फॉलो कर लो। चलो तो बस जाते जाते क्या करना है, मैम के सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।